अच्छा जी बच्चों, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है। थोड़ी सी पर्सनल चीज़ से मैं स्टार्ट करूँगा। आज पूरा मुझे 1 साल हो जाएगा मुझे पढ़ाते हुए, और आई नेवर थॉट आई वुड टीच दिस वे टू सी स्टूडेंट्स। मैं चाहता ज़रूर था कभी ना कभी पढ़ाऊँ। तो 1 साल में मैंने क्रिमिनोलॉजी के अभी तक 4 सेशंस कंडक्ट किए हैं। I scored 75 and 78 in CSS criminology। और अब क्योंकि जब आप एक या दो दफ़ा पढ़ाते हो या मल्टीपल टाइम्स जब आप पढ़ाते हो, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो जाती हैं। तो आज की जो ओरिएंटेशन है, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि अगर मुझे दोबारा से करना पड़े, प्रिपरेशन दोबारा से करनी पड़े, तो मैं कैसे करूँगा। तो ये जो थॉट थी, इसी को देखते हुए मैंने आज की ओरिएंटेशन बनाई है। जो हम लोग खुद से भी बहुत सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे होते हैं, अब वो भी मैं स्किप कर दूंगा और हम टू द पॉइंट रहेंगे इसमें। तो मेरा जो भी सेशन शुरू होता है उसका स्टार्ट एक दुआ से ही होता है। वो दुआ बहुत सारे पैगंबरों को भी सिखाई गई। आज हम देखते हैं कॉरपोरेट में, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो यही दुआ दूसरों को भी सिखा रहे होते हैं। वो दुआ बहुत सिंपल सी है। अब बेसिकली इसके अंदर तीन कैटेगरीज हैं, तीन तरह की दुआएं हैं। पहली चीज ये है कि सबसे पहले रब से सब्र मांगना चाहिए उन चीजों के लिए जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। दूसरी चीज जो इससे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रब से हौसला और हिम्मत मांगनी चाहिए उस चीज के लिए जिसको हम बदल सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि इन दोनों के दरमियान में फर्क का पता होना। समटाइम्स हम मिस जज करते हैं और उन चीज़ों पे टाइम ज़ाया करते हैं जिन पे नहीं करना चाहिए। समटाइम्स हम अंडर प्ले करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, और हम वो काम बहुत इजीली कर सकते होते हैं, बस हम सोच रहे होते हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा। तो इस वजह से ये विजडम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ये तो एक दुआ थी, फॉर्मेलिटी थी। दिस इज मोहम्मद अब्दुल्ला। आई स्कोर 75 78। आई क्वालिफाइड PMS। आई क्वालिफाइड MOD, ASF एंड मेनी अदर एग्जाम्स। हम टू द पॉइंट चलते हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि क्रिमिनोलॉजी जो है, मैंने पॉलिटिकल साइंस की ओरिएंटेशन में भी बताया था कि जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा ऑप्ट किया जाता है। आपके जितने भी कैंडिडेट्स जो कि रिटन एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से 80% के करीब बच्चे इन तीनों सब्जेक्ट्स को ऑप्ट जरूर कर रहे होते हैं। लेकिन क्रिमिनोलॉजी की अच्छी बात क्या है, क्रिमिनोलॉजी की जो पासिंग रेशियो है वो बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत ज़्यादा है। जो क्रिमिनोलॉजी की पासिंग रेशियो है वो बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत ज़्यादा है। नियरली 50% के करीब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको पास कर लेते हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि इसमें 30% के करीब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 60% से ज्यादा स्कोर कर रहे होते हैं। मतलब आउट ऑफ 100 उनके 60 मार्क्स से ज्यादा स्कोर होते हैं। लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या है इस सब्जेक्ट की, वो ये बेसिक सी बात ये है कि आपको इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए अगर आप किसी से पढ़ोगे तो 10 से 12 दिन आपको चाहिए होंगे। अगर आप खुद से डेडिकेटेडली 24 आवर्स डेडिकेट करो इसके लिए, तो आप 3 से 4 दिन में इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। अब मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहा कि सबके सब कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर किसी का थ्रेश होल्ड डिफरेंट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सुकून से बैठ के अगर 3 4 दिन लगाओ तो इसको आप खुद से कर सकते हो। फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने भी CSS अटेम्प्ट दी थी तब मैंने भी 3 दिन में किया था, लेकिन तब मैं श्योर नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई स्कोर 75। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, मेरा इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हो गया था। देन आई स्कोर 78। तो ये सिर्फ इसलिए था कि आपको इनकरेज करने के लिए कि क्रिमिनोलॉजी एक आसान सब्जेक्ट है। लेकिन अगर लास्ट ईयर का आप पेपर देखो, तो जिन बच्चों को क्रिमिनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे वो उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। अब इसको मैं आगे जाके बताता हूं कि इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है, इसके 4 सेक्शंस हैं। मैं FPSC का सिलेबस भी आपको दिखा दूंगा। तो ये देखो कि पहला जो है उसके अंदर डेफिनेशंस और थेरीज वगैरह हैं, जिसको फाउंडेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी आप कह देते हो। इसका जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर आपका जस्टिस सिस्टम की बात होगी, जुवेनाइल क्राइम्स की बात होगी, अडल्ट क्राइम्स की बात होगी। जो तीसरा है वो क्राइम से रिलेटेड, कि उसको इन्वेस्टिगेट किस तरह किया जाता है, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनली क्या एफर्ट्स पुट की जाती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज लोकल बॉडीज के साथ किस तरह
कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट करती हैं। और लास्ट पे एक्सट्रीमिज्म, जेंडर वायलेंस या इस तरह के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं, आपको सिलेबस दिखाता हूं। तो ये देखो कि ये फर्स्ट सेक्शन हमारे पास जो है, पहले वो सिर्फ डेफिनेशंस की बात करेगा। उसके बाद आप ये देखो कि क्राइम की कैटेगरीज की बात होगी और ये थेरीज हैं। और ये थेरीज भी जब मैंने फर्स्ट टाइम की थी तो मैंने 4 की थी, बाद में फिर मैं इसको एक्सपांड करता गया। अब मैं 7 करवाता हूँ थेरीज, जो मैं अपनी क्लासेस में करवाता हूँ। अच्छा, सेक्शन 2 के अंदर बच्चे जो क्राइम कमिट करते हैं उनका जस्टिस सिस्टम क्या है, डिफरेंट इदारों का उसके अंदर क्या रोल है, सजा किस तरह की होनी चाहिए, क्या हमें प्यूनिटिव सजा देनी चाहिए, रिफॉर्मेटिव देनी चाहिए। और थर्ड सेक्शन में आप ये देखो इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज जो कौन कौन सी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और सेक्शन 4 वही मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स कि पुलिस किस तरह चेंज हो रही है, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, अर्बन एरियाज में क्राइम कैसे होते हैं। तो देखो, सुनने में ये सिलेबस इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत बेसिक लगता है, लेकिन इसके अंदर एक कैच क्या है, वो कैच ये है कि हर सेक्शन से 2 सवाल दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, और उनमें से एक अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप 5 पेपर उठा के देखोगे तो 2 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, 2 यहां से आएंगे, 2 यहां से आएंगे, और हर सेक्शन से आपको एक सवाल अटेम्प्ट करना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास चॉइस जो है वो थोड़ी सी कम रह जाती है, आपको सिलेबस ज्यादा कवर करना पड़ता है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। लेकिन अगेन गुड न्यूज़ ये है कि सिलेबस इसका काम है। अच्छा, अब इसको पढ़ना कहाँ से है? अब तो हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे उस वक्त तो उस तरह ऑनलाइन सोर्सेज नहीं थे। ये मैंने बेस बुक यूज़ की थी, कोई भी क्रिमिनोलॉजी की बुक, सजाद वट्टू साहब जो हैं उनकी आप पढ़ सकते हैं, या कोई भी मार्केट में जो क्रिमिनोलॉजी की बेसिक बुक है वहां से आप कॉन्सेप्ट्स अपने बनाओगे। सॉरी। फिर डीके पब्लिशर्स, ये क्राइम स्टार्ट कहाँ से होता है? इटली से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अमेरिका पे जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये भी देखा जाता है इसके अंदर के उसकी रीजंस कैसे क्या थी, जस्टिस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाएगा, क्रिमिनल्स किस तरह उनकी कैटेगरीज बनती हैं, और क्रिमिनल्स कोई क्राइम क्यों कमिट करते हैं। अब ये चीज याद रखना, ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान में उसका लिटरेचर कम है। तो हमें इसके लिटरेचर को कंसल्ट करने के लिए अमेरिकन जितना भी लिटरेचर है उसे पढ़ना पड़ता है। जब आपकी ट्रेनिंग्स भी होंगी, जो पीएसपी में भी लोग हैं वो अमेरिका भी जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं ज़्यादा। हमारे यहाँ उस तरह इसके ऊपर काम नहीं है, लेकिन कुछ अरसे से 2004 के बाद से पाकिस्तान ने पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी डेवलप किया। इसके अंदर क्या करते हैं कि आपकी पुलिस की रिपोर्ट्स होती हैं, सारा का सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, लोगों से सर्वेस लिए जाते हैं। जो एकेडेमिया के लोग हैं उन्हें कहा जाता है कि इसको रीजन आउट करो, पुलिस सेक्टर के लोग जो हैं वो इसके अंदर लिखते हैं। तो मैंने क्या किया था, जो मैं मेरे सेशन में भी आपको चीजें नजर आएंगी वो ये होंगी कि जो यहां से मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता था उसकी एग्जांपल मैं यहां से ले लेता था, ताकि मुझे चीजें समझने में आसानी हो जाए। और क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि हमें पता भी नहीं लगता, हम बातों बातों में बहुत सारा कुछ सीख भी जाते हैं और समझ भी लेते हैं। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल साइड पे या एग्जाम वाली साइड पे अगर अब हम आए तो इसके आंसर्स लिखने का तरीका वही है जो बाकी सब्जेक्ट्स का है, कि वही इंट्रोडक्शन, थ्योरी को इनकलकेट करना है, हिस्ट्री कर देनी है, और बाद में मेन जो चीज़ पूछी है उसके 8-10 आर्गुमेंट्स दे देने हैं। मैं थोड़ा सा तेज बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो और मैं उसको एलेबोरेट कर दूंगा। अच्छा, अब क्रिमिनोलॉजी इतनी आसान है कि मैं 2 एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा, और ये रीसेंट एग्जांपल्स हैं। इसको पहले मैं आप लोगों को केस स्टडीज बताऊंगा और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सारे मिलके, और लास्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा क्रिमिनोलॉजी इसको कैसे देखती है। अब कैनिबलिज्म एक फिनोमिना है। जब हम छोटे थे तो तब भी हमें डराया जाता था कि जी लेट घर से बाहर नहीं खेलना, कहीं जाना नहीं है, कि वहां पे ऐसे लोग होते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। तो ये तो मैं थोड़ा सा इसको क्रिएटिव करने के लिए आप लोगों को ये इस तरह बता रहा हूँ। कैनिबलिज्म एक ऐसा फिनोमेना होता है, खास तौर पे ह्यूमन कैनिबलिज्म जो है वो एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसके अंदर कोई एक इंडिविजुअल अपनी ही स्पीशीज का मीट खाना शुरू कर दे या फ्लैश खाना शुरू कर दे। जिस तरह ह्यूमन कैनिबलिज्म में क्या है कि इंसान दूसरे इंसानों का गोश्त जो है वो खाना शुरू कर दें।
अब ये सुनने में ही बड़ी एक ग्रोसम सी बात लगती है, बड़ी अजीब सी बात लगती है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो जिंदा लोगों को खाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो डेड बॉडीज को खाते हैं। तो इसकी हिस्ट्री बहुत पहले से चलती आ रही है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसके अंदर ये सारा का सारा फिनोमेना हमें नजर आता है। लेकिन 2011 में बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री कंडक्ट करता है, उसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर लिखता है, और वो दो भाइयों को स्टडी करता है। ये जो भाई होते हैं ये भक्कर का रीजन है, वहां से होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अ, एक बेबी होता है, 4 इयर्स ओल्ड गर्ल होती है, उसकी जो ग्रेव होते हैं उसको डिग करके उसका जो फ्लैश है उसे पका के ये खाते हैं। ठीक है। फिर जो इनके सोसाइटी के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 2 साल ये अरेस्ट रहते हैं। 2 साल अरेस्ट रहते हैं, फिर इनको स्टडी किया जाता है कि ये लोग क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं। और बाद में इनको 11 साल 12 साल की सजा दे दी जाती है। जो सेंटेंसिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सजा जो सुनाई जाती है वो किस तरह सुनाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे बीच में मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ओमिट की, वो ये थी कि ये बार बार फिर यही क्राइम कमिट करेंगे। कि 2011 में अरेस्ट होते हैं, 13 तक इनको स्टडी किया जाता है, फिर 14 में दोबारा से यही काम करते हैं। और इनको सजा जो सुनाई जाती है बच्चों, उसके अंदर अलार्मिंग चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी कैनिबलिज्म के ऊपर कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में आज भी कैनिबलिज्म के ऊपर कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो 12 साल सजा दी जाती है इनको, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि वो किस बेसिस पे दी जाती है। अभी डॉन के अंदर 1 महीना पहले इनसे रिलेटेड दोबारा खबर आती है। वो खबर क्या होती है? वो ये होती है कि इनमें से एक भाई जो है उसकी डेथ हो जाती है, दूसरे भाई को रिलीज करने का सोचा जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक केस स्टडी तो ये हो गई। अब इसके ऊपर मैं कुछ देर के बाद दूसरी केस स्टडी में कर लूँ, डिस्कस कर लूँ थोड़ी सी। तो उसके बाद फिर हम इसके सारे डायनामिक्स जो हैं उसको स्टडी करेंगे। दूसरी केस स्टडी बच्चों है डेडपूल किलर की। आप सब ने डेडपूल मूवी देखी होगी, या डेडपूल करेक्टर का पता होगा आपको। और सॉरी, एक लड़का था वेड विल्सन के नाम से। वेड विल्सन क्या करता है, क्योंकि वेस्ट सोसाइटी हमसे बहुत सारी डिफरेंट है। ही मेट समबॉडी, और फिर रिलेशन में आता है। उसके बाद फिर जब उसके साथ रिलेशन में आता है तो स्लीप में उसका मर्डर कर देता है, बाय स्ट्रैंगुलेशन, मतलब उसका गला दबा के उसको स्लीप में मर्डर कर देता है। और उसके बाद वो जब घर से निकलता है तो रास्ते में उसे एक और खातून मिलती हैं। उन्हें वो कहता है कि जी मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। और फिर गाड़ी में उसको वो मारता है, उसका गला दबाता है और उसके ऊपर से गाड़ी गुजार देता है। आफ्टर दैट वो क्या करता है कि वो अपने बाप को कॉल करता है कि मेरे से ये हो गया। उसका बाप जो है सिंपली पुलिस को इन्फॉर्म करता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कहने को हम जिस सोसाइटी में रहते हैं पाकिस्तान, अब ये भी एक एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने लगा हूँ। पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में 2-4 लोगों की डेथ हो जाए, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती अनलेस के पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा हो। तो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, तो वहां पे इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं इनको प्रायोरिटी दी जाती है। यूरोप के अंदर मोस्ट वांटेड विक्टिम जो है, सॉरी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो है, वो कौन है? जिसने 3 खवातीन को मेंटल टॉर्चर किया था। ठीक है। तो यहां से आप अपने सोसाइटल डायनामिक्स के डिफरेंसेस देखो। खैर, वेड विल्सन की अब बात इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, रिसेंटली इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस सुना दी जाती है। और उस दौरान कोर्ट के अंदर जब ये बैठा होता है तो ये कोई इमोशन नहीं शो कर रहा होता, बल्कि स्माइल कर रहा होता है। अब इसको डिटेंशन फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। जब डिटेंशन फैसिलिटी में भेजा जाता है तो सरप्राइजिंगली विद इन 3 to 4 months 4,000 खवातीन पूरी दुनिया से इसको लव लेटर्स भेजती हैं। और साथ में ये जब लव लेटर्स आना बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर इसको स्टडी किया जाना शुरू किया जाता है। और फिर देखा जाता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने 2 खवातीन को मर्डर किया और बहुत ब्रूटली उनको मर्डर किया, ऐसा क्या एलिमेंट है, ऐसी क्या वजह है कि उसके बावजूद पूरी दुनिया से 4,000 खवातीन इसको लव लेटर्स या सिंपैथेटिक मैसेजेस कह रही हैं। तो अब ये 2 केस स्टडीज बताने का बच्चों मकसद क्या था? मकसद ये था
कि आपको पता लगे कि क्राइम की नेचर क्या होती है। ये आपसे सीएसएस में नहीं पूछा जाएगा। मेरा तरीका यही होता है कि मैं पहले रियल लाइफ एग्जांपल को देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं अकॉर्डिंगली पढ़ाना शुरू करता हूँ। अब देखो, सबसे पहला सवाल अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप यहाँ पे 22 24 लोग 26 लोग तो हो यहाँ पे क्लास में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान कैनिबलिज्म की तरफ किस तरह जा सकता है, और वो भी अपने भाई के साथ मिलके या अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ मिलके, तो आप लोगों के माइंड में क्या बात आती है, क्या वजह हो सकती है कि कोई इंसान इतना एक्सट्रीम स्टेप ले? जी बच्चों, अगर किसी के पास इसका कोई जवाब, किसी को समझ आती है कि कोई भी इंसान एक्सट्रीम क्राइम, खास तौर पे जो सोसाइटी की नॉर्म नहीं होती, जो सोसाइटी की नॉर्म नहीं होती, उसको किस तरह वायलेट कर सकता है? हम्म। That psychological curiosity. हाँ, बहुत, टर्म तो बड़ी क्रिएटिव है। हाँ, हो सकता है ये वाकई एक वजह हो सकती है, लेकिन इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा चलो, अब आप सबके जो जवाबात हैं मैं उसको देखता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। सवेरा बच्चे, आपने एक्सट्रीम पॉवर्टी का, हजूर पाक का भी एक हदीस है, कॉल है, वो क्या है कि गुर्बत जो है वो शिर्क तक ले जाती है। तो कैनिबलिज्म तो फिर भी, अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो उससे बहुत छोटा एक तरह से क्राइम है। फिर मेंटल डिसऑर्डर, ज्यादातर जो इस तरह के क्राइम्स कमिट करते हैं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं। ट्रॉमा मेन फैक्टर है। अच्छा, अब ये सारी बात बताने का, पूछने का मकसद क्या था? वो ये मकसद था कि ह्यूमन माइंड जो है वो एक तरह से ऑपरेट करता है। सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं, यूनिक हो सकती हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम ही होती हैं। इसके अंदर जो मैं बात समझाऊंगा उसको जरा अच्छे से समझने की कोशिश करना। ह्यूमन पर्सनैलिटी किस तरह शेप होती है? सबसे पहले थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स पे जब आप एक्ट करते हो तो ऑब्वियसली उसको सिंपली एक्शन हम कहेंगे। उस एक्शन को जब आप रिपीटेडली करोगे वो आपका बिहेवियर बन जाएगा। वो बिहेवियर फिर अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। कि इसको अगर पॉजिटिवली मैं देखूं कि आपने सोचा कि जी बड़ा अफसर बनना है या कुछ ना कुछ करना है, तो ये आपकी थॉट थी, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने रो धो के या खुशी से जैसे भी किया, आपने एक्ट करना शुरू किया, पढ़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा हुई तो आपका बिहेवियर क्या बन गया कि आप सुबह उठते हो, आप पढ़ने को प्रायोरिटाइज करते हो। आपकी पर्सनैलिटी फिर क्या बन जाती है, आपकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? ही और शी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आपका पर्सोना एक डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन के तौर पे होता है। इसी तरह जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी थॉट्स से ही सारा कुछ शुरू होता है। कि एक इंसान के पास अगर कुछ नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेशन में अल्टीमेटली जाके सोचना शुरू करेगा कि अच्छा, अगर मेरी सैलरी इंक्रीज ना हुई तो मैं बगैर बताए पैसे उठा लूंगा। फिर अल्टीमेटली वो इस पे एक्ट करेगा, एक दफा उसके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, वो उसको रिपीट करेगा, बिहेवियर बन जाएगा, और उसका पर्सोना क्या होगा कि वो क्रिमिनल हो जाएगा या थेफ्ट में इंडल्ज हो जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी की एसेंस है। आप मॉन्क्स को देख लो, एफबीआई प्रोफाइलर्स को देख लो, आप इंटेलिजेंस के लोगों को देख लो, एक ही बात कही जाती है कि ह्यूमंस आर द क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। कि ह्यूमंस जो हैं वो हैबिचुअल क्रिएचर्स हैं, कि जो हमारी आदतें होती हैं वही हम बन जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो एक थेरी है क्रिमिनोलॉजी की, उसको बोला जाता है स्ट्रेन थेरी। स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है? वो यही कहता है कि इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से, जिनको जब वो कंट्रोल नहीं कर पाता वो आइसोलेशन में चला जाता है। जब वो आइसोलेशन में चला जाता है तो फिर जो सोसाइटल नॉर्म्स होती हैं उसको ब्रीच करना आसान हो जाता है। इसी तरह डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है कि आप अपने भाई को जैसा करते देखते हो आप वैसा खुद भी करना चाह रहे होते हो। अगर घर में कोई एक पढ़ने वाला हो तो उसको एग्जाम्पलीफाई किया जाता है, बाकी बच्चों को कहा जाता है कि आपने भी इसकी तरह का बनना है। फिर जो स्ट्रेन थ्योरी है ये सिंपली ये कहती है कि आपके कुछ गोल्स होते हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं। जिस तरह जी 26 27 साल में शादी कर लें, गाड़ी ले लें, या वर्ल्ड टूर कर लें, कुछ इस तरह की चीजें सारी की सारी। तो जब लोग उसको अचीव नहीं कर पाते तो होता क्या है कि प्रेशर आता है कि 26 साल के हो गए, शादी नहीं हुई, या गाड़ी नहीं ले सके, कुछ और नहीं कर सके। अल्टीमेटली फिर क्या होता है, जब ये प्रेशर आता है तो वही थॉट्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं, एक्शन चेंज होना शुरू हो जाता है, बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब बिहेवियर्स चेंज होना शुरू होते हैं तो फिर अल्टीमेटली सोसाइटी से एलियनेट होके लोग एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ चले जाते हैं। इसकी और बहुत सारी वजूहात हैं कैनिबलिज्म की। भक्कर केस के अंदर भी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हमारे सिलेबस, हमारा जो सिलेबस जो है
उसके अंदर ये तीन थीरीज हैं जो इसको डिफाइन करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। तो आई होप कि आप इसको थोड़ा सा समझ सके होगे। अब मैं इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं कि आप थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी देख लेते हैं। अब ये जो दोनों भाई थे, इनके ऊपर क्या स्ट्रेन थी? इनके ऊपर स्ट्रेन ये थी कि इनके मदर का लॉस हो गया था बहुत अर्ली। इनकी जो बेगमाँ थी, इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से वो इनको छोड़ गई थी। तो इन्होंने सिंपली क्या किया, इन्होंने सिंपली फिर ये किया कि रिवेंज मोटिव के तौर पे इन्होंने ग्रेव्स को डिग करना शुरू किया और बच्चों की जो खास तौर पे कब्रें होती थी उनको टारगेट करना शुरू किया। जावेद इकबाल केस है, वो केस आप सब ने सुना होगा, डॉक्यूमेंट्री भी है, टीसीएम की डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है उसके ऊपर। अब वो केस बच्चों ये था कि जावेद इकबाल का प्ले स्टेशन का एक सेंटर होता था, गेमिंग सेंटर होता था। वहां पे उसके ऊपर एलिगेशंस होती हैं कि यहाँ पे बच्चों पे अब्यूज किया जाता है। कोर्ट में वो जाता है, उसकी माँ को पेश किया जाता है वहां पे, और उसकी माँ वहां पे रो पड़ती है। और उस केस के दौरान, हेयरिंग के दौरान, जावेद इकबाल खुद से एक वादा करता है कि इस सिस्टम ने उसकी माँ को रुलाया, अब वो इस सिस्टम के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं उनको तोड़ के माओ को रुलाएगा। तो वो 100 बच्चों को अब्यूज करने के बाद उनको मर्डर करके एसिड में डिसॉल्व कर देता है। तो ये देखो कि एक ये साइकिल चल रहा होता है। इसी तरह अगर आप जेंडर वायलेंस की बात करो, जेंडर वायलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्यों होता है कि बाप ने कभी ना कभी एक्सट्रीम टेंडेंसी दिखाई होती है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के थ्रू या सोशल लर्निंग थ्योरी के थ्रू वो क्या करते हैं, उसी चीज को दोबारा से एग्जिबिट कर रहे होते हैं। तो ये देखो, जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब बच्चों ने सुनी हुई है। मैं सिर्फ उनके अंदर अब एकेडमिक एफिलिएशंस लेके आ रहा हूँ, कुछ एकेडमिक थेरीज का जिक्र कर रहा हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहा हूँ। और ये मैं असल में एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो सीएसएस कर रहे होते हो, ये आज से आप नहीं कर रहे, हमेशा से कर रहे हो। अब आपने सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि बुक्स के थ्रू जार्गन्स, वोकैब, लैंग्वेज सीख के इन चीज़ों को प्रॉपरली जॉल डाउन करना शुरू करना है। तो चीज़ें, ये बात बहुत आसान लगती है सुनने में, लेकिन ये करते करते बहुत सारा वक्त लग जाता है। अच्छा, अब एक इंसिडेंट हो गया आपके घर में, खुदा ना खास्ता किसी के घर में, मेरे घर में कोई इंसिडेंट हो जाए, तो हमारी पहली कोशिश क्या होती है? हमारी पहली कोशिश बच्चों ये होती है कि ये इंसिडेंट दोबारा ना हो। तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो भी इसी तरह सोचता है कि अगर कैनिबलिज्म का कोई इंसिडेंट हुआ है, तो एक अच्छा जस्टिस सिस्टम क्या करेगा या एक अच्छी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंगली लॉज बनाएगी। उन लॉज का पर्पस क्या होगा कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को दोबारा होने से रोका जाए। और ये सारी केस स्टडी, अब ये हमने तो बहुत सिंपल सा करके इसको देख लिया कि कैनिबलिज्म हो गई, लेकिन इन रियलिटी इसको इसको अगर आप देखो, सुनो, पढ़ो, समझो और अगर सोचो इसके बारे में, तो ये बड़ा एक इनह्यूमेन सा इंसिडेंट है। तो इस पूरे इंसिडेंट को स्टडी इसलिए किया गया, क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्रिमिनल बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से कोई इंसान इतना एक्सट्रीम स्टेप लेगा। ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर अब लेजिस्लेशन नहीं मौजूद इससे, कैनिबलिज्म के ऊपर कोई स्टैंड अलोन, स्टैंड आउट आपका लेजिस्लेशन या लॉ मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको पनिश किस तरह किया, इन्होंने कब्र कुशाई के ऊपर, मतलब कि कब्रों की बेहुरमती के ऊपर, आर्टिकल 297 है आपकी पीपीसी का, पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके तहत इनको सजा सुनाई। और दूसरे नंबर पे ये हुआ कि जब लास्ट टाइम इनको 2014 में अरेस्ट किया गया, तो इनकी फ्रिज से एक बेबी का हेड और इनके घर से एक जो मील था, वो बेबी की लेग्स थी। तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा फाउल थी कि वो पूरे के पूरे मोहल्ले में फैल गई, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, वो इन्हें मारना चाहते थे। तो पुलिस ने इनको बचाने के लिए फॉर द टाइम बीइंग जेल में रख दिया, ताकि और वायलेंस ना सोसाइटी के अंदर फैले। तो क्रिमिनोलॉजी का पर्पस ये है कि लेजिस्लेटिव वॉइड जो है, जो एग्जिस्ट करता है, उसको फिल किया जा सके ताकि फ्यूचर के अंदर कुछ इस तरह की चीजें ना हो। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी के अंदर आप ये देखते हो, क्रिमिनोलॉजी के अंदर भी आप देखते हो, सोसाइटी के अंदर भी आप ये देखते हो, एक चीज वो क्या है कि कोई एक इंसान अगर एक दफा क्राइम कमिट करता है, उसके अंदर टेंडेंसी आ जाती है कि वो दोबारा भी वही क्राइम कमिट करेगा। जिस तरह हम अपने दोस्तों में भी बैठे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि लास्ट टाइम भी ये लेट आया था, इस बार भी लेट आएगा। ठीक है, मतलब जेनेरिकली भी आप अपनी लाइफ के साथ भी रिलेट कर सकते हो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं। क्रिमिनोलॉजी के अंदर इसको रेसिडिविज्म कहा जाता है कि कोई एक इंसान, अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है
और वो दोबारा से उसको कमिट करे सजा मिलने के बाद भी, तो इसको कहा जाता है कि उस इंसान के अंदर ये टेंडेंसी है कि वही क्राइम बार 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 कमिट करेगा। अल्टीमेटली उनको लिबरलाइज किया जाता है कि ये चोर है, ये इंसान खाने वाले हैं, या जो भी हैं। ठीक है। तो रेसिडिविज्म का फिर मतलब क्या हुआ कि जो लोग ये एग्जिबिट करते हैं वो सोसाइटी के लिए डेंजरस हैं। तो उनके लिए फिर क्या होना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट, आपकी स्टेट, आपके इदारे डिटेंशन सेंटर्स बनाते हैं और उनके अंदर उनको फॉर फॉर लाइफ वहीं पे रखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जेल का है कि जेल एक बड़ा एब्सर्ड आइडिया था शुरू में। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो परमानेंटली अपनी जात के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक थे, तो उनको सोसाइटी से अलग करके सोसाइटी जैसी जिंदगी देने के लिए जेल बना दी गई। तो जेल जो है फिर असल में उन लोगों की दुनिया है, उन लोगों का सारा एक मैकेनिज्म है जो रेसिडिविज्म को शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखो कि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली लेजिस्लेशन भी नहीं है। प्रॉब्लमेटिक एक बात है, डॉन का इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, जब हम क्लास पढ़ेंगे, क्लास में देखेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। फिर हमें पता है कि पाकिस्तान में 1,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, साइकोलॉजिस्ट तो उससे भी कम है। कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ऐसी बातों को खुद से ना नोट करना चाहते हैं, ना उसके ऊपर एक्ट करना चाहते हैं। मुशर्रफ के दौर में आप सबको पता होगा, जब लोकल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट थी, तो मोहल्ले के जो लोग होते थे, जो टीचर्स होते थे, प्रोफेसर्स होते थे, या डॉक्टर्स होते थे, लॉयर्स होते थे, या कोई भी प्रोफेशन के जो लोग होते थे, वो पुलिस के साथ मिलकर सर्वेलेंस या कम्युनिटी पुलिसिंग कर रहे होते थे। लेकिन अब अगर आप ये देखो कि सोसाइटीज के अंदर प्रोटेक्शन के नाम पे सिर्फ सोसाइटी गार्ड्स हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब ऊपर तो अब मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की, ये जो हमारा हमारा सिलेबस था कि इसके अंदर थोड़ी सी थेरीज को बताने की मैंने कोशिश की, क्रिमिनल्स का बताने की कोशिश की, हम ये सारे कुछ पढ़ते क्यों हैं इसकी कोशिश की, और कुछ और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमने हल्का हल्का सा देखा है, अभी उसकी डिटेल में हम नहीं गए। अब मुझे ये बताओ कि कोई इंसान अगर मर्डर करता है, खासतौर पे वेड विल्सन जैसा इंसान अगर मर्डर करता है, तो बजाय कि उसे हेटरेड मिले या उसके ऊपर बहुत सख्त स्टांस होना चाहिए सोसाइटी का, ऐसा क्या हुआ कि उस सोसाइटी की 4,000 खवातीन ने इसको लव लेटर्स लिखना शुरू कर दिए। इस क्रिमिनल बिहेवियर को आप किस तरह कैटेगराइज करोगे? कोई बात आप लोगों के जहन में आती है कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि एक मर्डरर के लिए इतनी ज्यादा सिंपथी या इतनी ज्यादा मोहब्बत? जी बच्चों। ऑब्वियसली डेडपूल किलर इसको इसीलिए कहा जाता है कि ही appears टू बी वेरी अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग, और ही लुक्स लाइक अ सेलिब्रिटी। एक चीज ये हो गई। मीडिया का इन्फ्लुएंस, मीडिया ग्लैमराइज करता है बहुत सारी चीज़ों को, दैट्स गुड टू। तो हाशिम और आयशा बच्चे, आप दोनों की बात सही है। और हाँ ठीक है, चार्ल्स स्वराज। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन विद व्हाट? वेल्थ, ये एक सब्जेक्टिव सी बात है। ये वेल्थ वाला हम एलिमेंट इधर से रिमूव कर देंगे। हाँ ठीक है, ये अच्छा जवाब आया। स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा सिंड्रोम होता है, हम आगे जाके देखेंगे इस सिंड्रोम का क्या नाम है। उससे अम, कोई किसी और बच्चे ने अगर जवाब देना है तो आप दे सकते हो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हाँ ठीक है। लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसा पसंद आता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो देखो कि ये डेडपुल किलर जो है, ये कॉमिक बुक से इसका टाइटल लिया गया है, तो मीडिया ने इसको ग्लैमराइज किया एक तरह से। ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी एक ऑनलाइन फैन बेस स्टार्ट हो गई। अब ऑनलाइन फैन बेस स्टार्ट होगी तो इसका एक कल्ट बनना शुरू हो गया। कल्ट, आई आई होप कि आपको पता होगा क्या होगा कि ब्लाइंडली लोग फॉलो करते हैं, साइकोलॉजिकली फॉलो करते हैं। ये पूरा एक सिंड्रोम है, आगे जाके मैं भी बताता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें एक जो सोसाइटी के अंदर हम कॉमनली एक चीज देखते हैं वो ये है कि द बैड बॉय एंड द सेवियर कॉम्प्लेक्स, कि एडमायरर्स जो होते हैं वो किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं, उन लोगों को जिनकी डेंजरस आउटकास्ट होती है, जो बैड बॉयज दिख रहे होते हैं। उन लोगों को ये लग रहा होता है कि दे कैन डू बोथ गुड एंड बोथ एंड बैड टू। ठीक है। और जो इंसान उनके सामने होता है वो उनको बदल देगा, उनको फिक्स कर देगा। और एक
एक नेचुरल एलिमेंट है, एक नॉवल है ट्रू डिटेक्टिव के नाम से, ये सीजन भी है वन ऑफ द फाइनेस्ट सीजन्स। अगर कभी वक्त हो आप लोगों के पास तो इसको जरूर देखिएगा, सीजन 1 ओनली। उसके अंदर एक लाइन कहते हैं वो, जो क्रिमिनोलॉजी के अंदर अक्सर या पुलिसिंग के अंदर अक्सर कोट की जाती है, कि वर्ल्ड नीड्स बैड मैन, बैड मैन कीप्स द वर्स्ट मैन अवे फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, अब यही फिनोमेना है इल्यूजन ऑफ सेफ्टी का, कि देखो कि वेड विल्सन को उन्होंने अरेस्ट कर दिया, डेथ रो पे के लिए उसको उसको वेट पे लगा दिया, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो गई। तो अब आप उसके बारे में कुछ भी कहेंगे, वो उससे आपको कोई खतरा नहीं हो सकता। तो एक रिमोट थ्रिल होता है एक्सट्रीम डेंजर के साथ इंटरेक्ट करने का। ठीक है, पहले दौर में सर्कस हुआ करती थी, अगर किसी बच्चे को कभी सुना हो लकी रानी सर्कस या किसी और चीज का, या फिर आप ये देखो कि हम हॉरर मूवीज क्यों देखते हैं, कि हम उनको एक्चुअली तो एक्सपीरियंस करने का शायद हौसला ना हो, तो रिमोटली हम उन चीजों को एक्सपीरियंस करके वो जो एक थ्रिल होता है उसको फेस करना चाह रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक सोशल अटेंशन होती है कि डेडपुल किलर के रिलेटिव या जानने वाला या उसके करीब करीब कोई भी इंसान जो है, वो आपको एक पब्लिक स्पेक्टेकल बना देता है। तो इससे आपका एक जो है ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आप ये देखो कि वेड विल्सन को जो 4,000 के करीब जो लेटर्स आए हैं और बहुत सारे पैसे आए हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल बहुत सारा था। और उसके अंदर सरप्राइजिंग बात बच्चों ये थी कि उसके कोर्ट रूम का जो सूट है, जो उसने फाइनल हेयरिंग पे सूट पहन के आना था, उसके लिए उसको $10,000 जो है वो फंड किया गया। अब वो क्योंकि प्रिजन में है, तो प्रिजन की कैंटीन के लिए बहुत सारी खवातीन ने उसका मंथली अलाउंस इशू किया हुआ है, उसको एक्टिवली सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये इतनी एब्सर्डिटी जो है, ये क्यों है? इसकी एब्सर्डिटी, ये एक सारा का सारा जो फिनोमेना है, इसको कहा जाता है हाइब्रिस्टोफिलिया। ये वही बात जो मैंने बताई है कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कि अट्रैक्शन के लिए, अटेंशन के लिए उन लोगों के करीब होते हैं जिन्होंने उनसे ज्यादा वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की होती हैं जो उन्होंने कभी सोची होती हैं, जो उन्होंने कभी सोची होती हैं। ठीक है, तो ये जो फीलिया का मतलब आपको पता है, किसी भी चीज के लिए अट्रैक्शन होती है। और जो बाकी इसके अंदर एलिमेंट है, सॉरी, क्योंकि बड़ा एक स्टूपिड सा सारा का सारा फिनोमेना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अपनी हंसी को भी कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो ये जो एग्रेसिव हाइब्रिस्टोफीलिया है, ये रेयर होता है, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिक्सर फैंटेसी है। उन्हें ये लगता है कि लव एंड केयर अलोंग विद द वायलेंस कैन रिफॉर्म एनीबॉडी। और इसके अंदर थोड़ा सा एक नर्चरिंग एलिमेंट भी है, कि वेस्ट की सोसाइटी के अंदर फैमिली स्ट्रक्चर उस तरह एग्जिस्ट करता नहीं है। फैमिली स्ट्रक्चर उस तरह एग्जिस्ट करता नहीं है। तो मदर्स और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब जो गैप एग्जिस्ट कर रहा होता है उसकी वजह से क्या होता है, कि लोगों को लगता है कि अगर वेड विल्सन का हम ख्याल रखेंगे, हो सकता है वो रिफॉर्म हो जाए, ही इज़ ओनली 27 28। तो उसके पास पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है, तो लोग उसको एक चांस देना चाह रहे हैं सिंपली। और ये फिनोमेना आपका नहीं है, ये हमेशा से एग्जिस्ट करता है, सिर्फ अब आके क्योंकि सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमें इस तरह के वर्ड्स जो हैं अब आके पता लगना शुरू हो गए हैं। आप सब ने बॉनी एंड क्लाइड सिंड्रोम देखा होगा। वो एक कपल थे, वो गांव में जाते थे, वहां पे जाके जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे उनको रॉब करके लोगों को दे देते थे। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ किलर्स थे और लवर्स थे। लेकिन बॉनी एंड क्लाइड को इसलिए नहीं पकड़ा जा सका बहुत अरसे तक, क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते थे। वेड विल्सन जैसी उनकी स्टोरी थी, कि लोग जो है रोमांटिकली उन लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होते थे। ठीक है, तो अब ये इकोसिस्टम का जो आप ये देखो, सॉरी, इस अट्रैक्शन का इकोसिस्टम देखो, कि फिजिकल रिस्क इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो तो जेल के पीछे है। फिर उसके बाद जो अराउजल के मैकेनिज्म्स हैं, डोपामाइन के जो मैकेनिज्म्स हैं, उसको मिस एट्रीब्यूट किया जाता है। लोगों को इमोशनल क्लैरिटी नहीं होती। इसी वजह से आपकी सर्विस में भी कहा जाता है कि आपके आईक्यू से ज्यादा आपका ईक्यू मैटर करता है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो आप आप जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसको मिस अलाइन, मिस एट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर ट्रॉमा बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, कि आप ये देखते हो कि जिस इंसान के साथ बुरा हुआ होता है, वो उसी तरह के लोगों के साथ जाके बैठता है, उसी तरह के लोगों के साथ जाके बैठता है जिनके साथ सेम एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं, उनके साथ फिर वो वेंट आउट करते हैं।
और वेंट आउट करने के बाद इस तरह उनके जो वॉइड्स होते हैं लाइफ के, उनके लाइफ के जो वॉइड्स होते हैं उनको फिल किया जाता है। सेवियर कॉम्प्लेक्स का मैंने बता दिया। इसी से रिलेटेड क्रिमिनोलॉजी में जो मैंने डीके पब्लिशर्स की एक बुक बताई थी, इसके अंदर एक बात कही जाती है द क्राइम बुक के अंदर, वो ये बात है, ऑल द सिंस आर कमिटेड टू फुलफिल सम वॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा का सारा फिनोमेना इसके साथ अटैच्ड है। और फर्दर आप ये देखो कि मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है, जिस तरह इसको डेड पूल किलर के नाम से दे दिया। अब इन दोनों केसेस के अंदर क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप ये देखो कि डेवियंस जो है भक्कर वाला इंसिडेंट, उसके अंदर डेवियंस शेयर्ड थी। डेवियंस किसी को क्या किसको बोलते हैं कि अगर आप एक सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, उससे अगर आप डेविएट कर जाते हैं तो ये डेवियंस होती है, कि आप एक्चुअल रास्ते की बजाय जो गलत रास्ता है उसके ऊपर आ जाते हैं। ये सोसाइटी ने जो नॉर्म्स सेट किए हुए हैं, आप उसे फॉलो करने की बजाय आप उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर दो। ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। आप में से कोई बच्चा पॉजिटिव डेविएंस की एग्जांपल दे सकता है? डेविएंस क्या पॉजिटिव हो सकती है? Sir, can you please repeat the question? बच्चों सवाल ये है, डेविएंस का मैंने बताया कि सोसाइटी ने नॉर्म सेट की हुई हैं, आप उस नॉर्म को फॉलो करने की बजाय आप जो आपका दिल है आप उसको करो, तो ये डेविएंस है एक तरह से। ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट चले जाओ, लीगल सिस्टम के अगेंस्ट चले जाओ। तो नॉर्म को यूजुअली नेगेटिव देखा जाता है। कोई बच्चा पॉजिटिव नॉर्म की एग्जांपल दे सकता है? शाबाश खतीजा, बच्चे आपका जवाब अच्छा है कि एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर रही होती है, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएंस है, क्यों? क्योंकि लाइफ सेविंग अटेम्प्ट होती है एक। फातिमा बच्चे, पीसफुल प्रोटेस्ट कुड बी पॉजिटिव, बहुत वेगली है, होता जरूर है ये। जिस तरह आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ, बुलिंग द बुली, हाँ ये ऑर्थोडॉक्स है लेकिन ये बात सही है कि बुलिंग द बुली कैन बी पॉजिटिव डेविएंस। अच्छा, अब ये देखो कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक नॉर्म है कि जहेज दिया जाता है। तो अगर कोई जहेज नहीं दिएगा तो ये डेविएंस होगी, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएंस होगी कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाके एक अच्छा स्टेप जो है वो लिया जाए। तो ये पॉजिटिव डेविएंस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब जिस तरह देखो कि मल्टीपल पॉलीगैमी जो है या मल्टीपल मैरिजेस करना कोई पाकिस्तान के अंदर जुर्म नहीं है। आप लोगों को ये सरप्राइजिंगली ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पॉलीगैमी जो है वो लीगल है, पूरी दुनिया के अंदर इलीगल है। अमेरिका देख लो, यूरोप देख लो, यूके देख लो, कहीं पे भी देख लो, इफ यू आर मैरिड टू वन पर्सन, आप किसी और इंसान से शादी नहीं कर सकते कि अनलेस आप पिछले इंडिविजुअल को डाइवोर्स दें। ठीक है, तो खैर ये बात यहां से शुरू हुई थी, नेचर ऑफ डेवियंस के भक्कर का जो केस है, ये डेवियंस जो की गई ये शेयर्ड थी और प्रॉपरली प्लान्ड थी। वेड विल्सन के केस में ये इम्पल्सिव थी, इमोशनल थी, अपॉर्चुनिटी बेस्ड थी। क्यों? क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। क्रिमिनोलॉजी के अंदर जब हम थेरीज पढ़ेंगे तो एक थेरी हम ये भी पढ़ेंगे कि जिन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है उनके अंदर टेंडेंसी होती है वो ज्यादा क्राइम कमिट करें। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों का बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, उसके बाद उनका उनके इंपल्सेस पे कंट्रोल नहीं रहता और वो फिर क्राइम कमिट करते हैं। इसको अगर रियल लाइफ के साथ रिलेट करो तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, फिर अल्टीमेटली भूखे रहने की वजह से उनका बीपी ड्रॉप करना शुरू करता है और फिर उनको क्रेविंग शुरू हो जाती है। क्रेविंग शुरू होती है तो फिर वो अल्टीमेटली अपने इंपल्सेस में गिवन करने के बाद फिर क्या करते हैं कि वो जो डाइट कर रहे होते हैं उसके अंदर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इसी तरह जो क्राइम है वो भी सेम है कि कुछ लोग जो हैं उनको क्राइम की इतनी आदत लग जाती है कि जब वो हाइपोग्लाइसीमिया उनको होता है, ब्लड तो ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप होने की वजह से वो क्राइम कमिट कर लेते हैं। इसके अंदर थेरीज मैंने स्ट्रेन थेरी का मेजर बताया, इसके अंदर मैंने आपको जो जो एक हिस्टोरिकल एलिमेंट है वो मैंने बताया। फिर सिस्टम का इसके अंदर क्या है कि फिजिकल यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स थे, हमारे कब्रिस्तान मैनेज नहीं किए गए प्रॉपरली, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, लेजिस्लेशन के इशू हैं। यहाँ पे वेड विल्सन के केस में क्रिमिनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कल्चर और मीडिया का बहुत ज्यादा रोल है और लोग वहां के साइकोलॉजिकली सफर कर रहे हैं। तो अब इन दोनों केसेस को पढ़ने के बाद हमें ये पता लग जाना चाहिए कि हम जिन चीजों को इनफॉर्मली देख रहे होते हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा होती है जिनको हम फॉर्मली देखते हैं। सोसाइटी हमारी जो है खास तौर पे क्राइम से रिलेटेड, अमाइली डरखाइम ने कहा था कि हर सोसाइटी में क्राइम होता है, वो सोसाइटी जिसके अंदर क्राइम एग्जिस्ट नहीं करता वो अब नॉर्मल होती है, वो रोबोटिक सोसाइटी होती है।
तो क्राइम एग्जिस्ट करना सोसाइटी के नॉर्मल होने की बात है कि उसके अंदर डाइवर्सिटी भी है, उसके अंदर डेवियंस भी है, अल्टीमेटली उसको रिहैबिलिटेट या रिफॉर्म कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसी सोसाइटीज जहां पे रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्म और गैप्स को ब्रिज नहीं किया जाता, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हजरत अली का भी कॉल है, आप सबने सुना होगा, कि मुआशरे जो हैं वो इंसाफ के बगैर, जस्टिस के बगैर जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। तो ये बच्चों थोड़ा सा मेरी एक एफर्ट थी, एक अटेम्प्ट थी कि मैं आप लोगों को क्रिमिनोलॉजी के साथ थोड़ा सा फेमिलियर करा सकूं विद द एग्जांपल्स। और यूजुअली मैं एग्जांपल देता हूं कसूर स्कैंडल की, लेकिन वो मैं 3-4 दफ़ा दे चुका था, तो मेरे लिए वो रिडंडेंट थी। आप सब ने, वो पुराने बच्चों ने भी, पुराने बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जो अभी वाले हैं, कसूर स्कैंडल में आपको पता है कि 300 के करीब जो पंजाब में बच्चे थे, कसूर में खास तौर पे, उनको अब्यूज किया गया, उनको फिल्म किया गया, ब्लैक मार्केट में वीडियो सेल की गई, उनको एम्प्लॉय किया गया, फिर मैनिपुलेशन के लिए उनको यूज किया गया, और ये पूरा का पूरा एक स्कैंडल था जिसके अंदर पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। अब इस स्कैंडल को अनअर्थ करने के लिए, अनकवर करने के लिए, क्या पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि ये सारा का सारा क्लाउड्स के ऊपर था, ब्लैक मार्केट के ऊपर था, डार्क वेब के ऊपर था। तो उस वक्त फिर पाकिस्तान ने इन सब की मदद ली, खास तौर पे इंटरपोल और यूरोपोल की। इन्होंने इनको बताया कि आप किस तरह डिजिटल जो फुटप्रिंट होता है, उसको किस तरह फॉलो कर सकते हैं, और उससे किस तरह फिर आप सारा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको अनकवर करेंगे। तो ये बच्चों एक छोटी सी मेरी एफर्ट थी कि आप लोगों को कम इंटरेस्ट पैदा कर सकूं इस सब्जेक्ट के साथ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारे इसके नोट्स किस तरह के होते हैं और किस तरह हम इसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सवालात ले लूंगा, और 10-15 मिनट हमें हार्डली और लगेंगे। अम, मुझे 1-2 मिनट दें, मैं नोट्स ओपन कर लूं ताकि आप लोगों को फिर मैं शो कर सकूंगा सारे के सारे। अच्छा बच्चों, आप लोगों को अब स्क्रीन आई होप कि शो हो रही होगी। अच्छा, ये कुछ नोट्स हैं जो लास्ट सेशन में मैंने पढ़ाए थे। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो रेफरेंसेस होते हैं मैं टॉप पे उन्हें मेंशन कर देता हूँ। मैं नोट्स से ही पढ़ाता हूँ, तो ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी बता रहा होता हूँ। जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं या जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, रेफरेंसेस भी अंदर होंगे, जिन्होंने इनिशियली इसके ऊपर काम किया उनके बारे में भी है। क्या ट्रेड्स हैं, ये आपकी मेन हेडिंग्स वगैरह जो हैं बनती, उसके बारे में बता देता हूँ। फिर इस तरह उनको सिंप्लीफाई करके याद रखने के लिए नेमोनिक्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं। और ये इस तरह हर चीज़ जो है वो बड़ी थॉरली मेरी आदत है। आप में से कुछ बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि मेरी क्लासेस लंबी होती हैं, 2 से ढाई घंटे की, समटाइम्स 3 घंटे तक भी जाती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा। पहले मैं यूजली 9 क्लासेस में इसको ख़त्म करवा देता था। इस साल मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम किया है, तो मैं 12 से 13 क्लासेस लूँगा इसको कवर करवाने के लिए। जो हमारा टाइम होगा क्लास का वो 5 to 7 या 6 to 8 होगा। कल से हमारी क्लासेस शुरू होंगी, तो जो ग्रुप में लोग होंगे उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमारी क्लासेस का क्या टाइम होगा। और यूजुअली मैं 7 डेज अ वीक क्लास करता हूँ, लेकिन इस वीक मुझे ट्रैवल करना है, तो इसलिए हम 5 डेज अ वीक अपनी क्लास जो है उसको कंडक्ट करेंगे। तो ये कुछ नोट्स हैं जिसको मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाना चाह रहा हूँ कि रियल टाइम एग्जांपल्स भी हैं, डायग्राम्स भी हैं, कोड्स भी हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और जो मेरे नोट्स हैं, जो मैंने रेफरेंसेस आप लोगों को बताए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ऑनलाइन रेफरेंसेस भी, पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को भी, डीके पब्लिशर्स वाली द क्राइम बुक को भी, और सजाद हसन भट्टू साहब की जो किताब है उसको भी अंदर इंक्लूड किया हुआ है। फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं जिस तरह प्रिजन के ऊपर पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, तो डॉन से, जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान से फिर मैं उन टॉपिक्स को जॉट डाउन करके अकॉर्डिंगली फिर इनके भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब कोई आप लोगों के सवालात हैं तो आप पूछ लें, उसके बाद फिर हमारा जो आज की ओरिएंटेशन थी हम इसे यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। मेरी क्लासेस लाइव ही होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑब्वियसली आपके पास एक्सेस होगी वेबसाइट के पोर्टल के ऊपर, लेकिन मेरी क्लासेस लाइव होती हैं सारी की सारी।
हम्म, जी बच्चे, मैंने अभी आपको ये बताया कि मेरे जो नोट्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। तो आपको कोई और चीज़ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कंडीशन ये है कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँगा वो कॉन्सेप्ट्स आपने खुद से क्लियर करने हैं, ताकि अगर आपके पेपर के अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ आए तो आप उसको अच्छे से कवर कर सको। कोई और सवाल है बच्चों तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम अपनी ओरिएंटेशन, जो आज की ओरिएंटेशन है, उसको एंड कर देते हैं। वेबसाइट के पोर्टल पे बच्चों एक्सेस के लिए आपको मैडम कोऑर्डिनेटर जो हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको वहां पे ऐड कर देंगी। और मॉक, हाँ ये अच्छा सवाल है। मॉक बच्चों मैं यूजली एक ही लेता हूँ, और उसके अंदर लेकिन ये होता है कि मैं उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लेता हूँ, कि पहले हाफ सिलेबस का मॉक और फिर फुल सिलेबस का मॉक, या फिर हाफ सिलेबस और हाफ सिलेबस। और एमसीक्यू बुकलेट्स जो है, जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज जो है, वो मैं शेयर पहले वाली क्लासेस के साथ भी करता हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैं कर दूंगा, जो रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं। और जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्लास में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं वो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ कि इसको इंपॉर्टेंटली याद कर लो या इसको ना याद। तो फ्लूइड के ऊपर तो कभी आया नहीं हुआ, तो इसका तो एमसीक्यू नहीं होगा। अब जिस तरह रॉबर्ट मर्टन की थ्योरी है, तो यहाँ पे समटाइम्स इसका ईयर पूछा जाता है, तो मैं क्लास के अंदर साथ साथ हाईलाइट कर देता हूँ। या एनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो मैं क्लास के अंदर बच्चों को रिपीटेडली बता देता हूँ कि इस पॉइंट को याद कर लो, इस पॉइंट को याद कर लो। जिस तरह ये रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी है, ये इससे लिंक्ड है, तो इस तरह मैं चीज़ें साथ साथ बताता रहता हूँ, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, और डेली क्लासेस जो हमारी हुआ करेंगी उसकी 1-2 घंटे के बाद जो है वो आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। पिछला सेशन जो था वो मेरा सबसे अच्छा सेशन गया था, लेकिन इस बार मैं कुछ चीज़ें और इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जो अभी सेशन चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग्स आप ले लें। और जी बच्चे, मैंने एग्जाम दिए थे, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी। आई स्कोर्ड 75 एंड 78 इन 2 अटेम्प्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और यूजली क्या होता है कि मैं सेशन के बाद एवेल्युएशंस करता हूँ, और मैं ये पहले बड़ा ओपनली बता देता हूँ कि मुझे पेपर चेक करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और उसकी वजह ये है क्योंकि मैं सारा सारा कुछ पढ़ रहा होता हूँ, उसके ऊपर प्रॉपर मैं कमेंट्स कर रहा होता हूँ। वीकली टेस्ट मैं नहीं करता, मैं हाफ सिलेबस होने के बाद और फुल सिलेबस होने के बाद मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। वीकली बेसिस पे मैं नहीं करता। लैरी सीगल की जो बुक है बच्चे, ये बहुत अच्छी किताब है। आप अगर उस किताब को पूरा पढ़ लो, आपको कोई सेशन की जरूरत नहीं है। और मैं बड़ा ओपनली कहता हूँ कि मैंने खुद कोई एकेडमी नहीं रखी थी, उसके बावजूद मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो अगर आप लोग खुद से पढ़ के अच्छा स्कोर ले सकते हो, तो आपको मेरे सेशन की जरूरत नहीं है। और पास्ट पेपर्स, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से ज़्यादातर सवाल जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो हम जो मेरा कोर्स है वो डिज़ाइन ही पास्ट पेपर्स की बेस पे हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं जो कि पास्ट पेपर्स में नहीं भी आई हुई। और हमारी क्लासेस जो हैं वो बच्चों 12 से 13 दिन चलेंगी, उसमें ये सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा। जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो पोर्टल के ऊपर आपके पास एग्जाम्स तक अवेलेबल होगी। अगर देखो, हर इंसान, अगर वो एक बात हमें हमारे उस्ताद कहते थे, अगर सारे आलिम बन जाएंगे तो आमिल कौन बनेगा। मतलब अगर सारे पढ़ने वाले बन जाएंगे तो काम करने वाला कौन बनेगा। दुनिया जो है वो डाइवर्सिटी के ऊपर ऑपरेट करती है। तो बच्चे कोई बात नहीं, अगर आप सीएसएस अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो कोई मसला नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, रब ने आपके लिए कुछ और रखा होगा। हम लोग भी यही सोचते थे कि नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन अब खुश हैं जहाँ पे हैं। पॉलिटिकल साइंस की इंशाल्लाह कल फर्स्ट ओपन क्लास है, तो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया हुआ है, तो जो मेरा टॉपिक कल का है वो जेन जी एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे हो रहे हैं। तो उसके ऊपर हमारी कल ओपन क्लास है। वो भी इसी टाइम ही, नहीं, वो 2 बजे होगी कल हमारी। और दिस सेशन फॉर होल ऑप्शनल सब्जेक्ट। आयशा बच्चे, मुझे आपका सवाल की समझ नहीं आई, आप इसको प्लीज दोबारा कर लो। बाकी जिन बच्चों की क्वेरीज नहीं हैं, जिनको आप लोगों को आपकी बातें एड्रेस हो गई हैं, वो अब इसको ड्रॉप कर सकते हैं। जिनके सवाल आते हैं वो सिर्फ यहाँ पे रुक जाएं, उनके मैं सवाल एड्रेस करके फिर मैं इसको एंड करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। बच्चे, गाइडेंस चाहिए तो इसमें सबसे पहले तो बच्चे अपना पैशन देखो ना, कि आप करना क्या चाह रहे हो। और इससे बढ़ के बात यह है कि
बढ़ के बात यह है कि इकबाल कहते थे कि दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो फिर रब आपके लिए हर तरह का रास्ता बना देता है। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप बोल लो, आपने हैंड रेस किया हुआ है। सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस सर। बेसिकली मैं कहना ये चाहता कि मैं लिख नहीं सकता, तो फिर मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो लेकिन हम्म। मैं एमसीक्यू सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। एंड मेरा इंटेलेक्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, अब वही ना, एक चीज़ में कमज़ोरी होती है तो दूसरी चीज़ में अल्लाह ज़्यादा दे देता है। So हम्म। intellectually, I can pursue a lot of things, like, and my intellectually I can actually achieve a lot. But because of my writing तो issues, अच्छा, एक मिनट रुको, सॉरी, एक मिनट रुको। ये क्योंकि आपका पर्सनल है सारी की सारी बात, आप hmm, यहीं पे जूम का जो पर्सनल मैसेज का ऑप्शन होता है वहां पे मुझे अपना नंबर लिख के मैसेज कर दो, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हम ये बात thank you, लास्ट sir. में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। Thank you so much, sir. और क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस पब्लिक एड से पहले एंड हो जाएंगी। बच्चों ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारी सिर्फ 12 से 13 क्लासेस होती हैं क्रिमिनोलॉजी, जिसके अंदर हम इसको पूरे के पूरे को कवर कर लेते हैं। विच मीन्स कि अगर हम कल 31st से हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है फर्स्ट क्लास, तो इसका मतलब है 14th या 15th तक हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, या उससे पहले ये पूरा हो जाएगा। नोमा की बुक भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि मैंने भट्टू साहब की किताब से अरसलान बच्चे पढ़ा था तो मेरी फेमिलियरिटी उसके साथ है। तो ये मैटर नहीं करता, जो भी मार्केट के अंदर बुक होती है उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, तो इस चीज़ की आप फिक्र नहीं करो। एकेडमिक बैकग्राउंड बच्चे मेरा जो है, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर्स मास्टर्स किया है। फिर मेरा पब्लिक एड में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आईएएस से एमफिल है, और दोनों जगह पे मेरी डिस्टिंक्शंस हैं। और उसके अलावा आई हैव 21 नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस इन गवर्नेंस, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर थिंग्स, ठीक है। और आई होप कि आपका ये सवाल पूरा हो गया होगा। आई क्वालिफाइड पीएमएस 2022, और उसके बाद आईएसआई की एक जॉब थी, मैंने लेकिन वो ज्वाइन नहीं की। फर्दर उसमें ये है कि एएसएफ का मेरा क्लियर था, आईसाइट की वजह से मैं उसे ज्वाइन नहीं कर पाया। इसी तरह मेरे 6-7 और एग्जाम्स क्लियर थे। एट द एंड बात वही होती है, जो बच्चे सुन रहे हैं अभी तक यहाँ पे हैं, कि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी का आखिर नहीं होती। रब ने जो आपके लिए सोचा होता है वो आपकी सोच से बड़ा होता है। तो अगर हुआ है तब भी बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तब भी बहुत अच्छी बात है। एट द एंड आपकी अपने लिए क्या थॉट है, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर सकते, कोई भी इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो विद दैट जी, हम लोग जो हैं अपनी ओरिएंटेशन को एंड कर देते हैं। आई आई रियली होप कि मैंने कोई ना कोई नई चीज़ या कोई ना कोई नया पर्सपेक्टिव आप लोगों को ज़रूर दिया होगा। विद दैट जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, ख्याल रखें, और ये रास्ता आप लोगों के लिए बहुत आसान हो। अल्लाह हाफिज़।